सिचुएशन रूम में खुशामदीद। नाज़रीन, हम आज मुतअद्दिद खबरें आपके साथ शेयर करेंगे और उनको बाहम कंट्रास्ट करेंगे। ये कोई वो खबरें नहीं है जो मैंने कोई रिपोर्टिंग की है, ये आज की अखबारों में छपी हुई हैं, मगर जब इन्हें जोड़कर हम देखते हैं तो क्या सूरत निकलती है। एक बड़े कौमी उर्दू अखबार में एक खबर छपती है जिसमें कहा जाता है कि तकरीबन पाकिस्तान में जो कैंसर के मरीजों के लिए जो सिर्फ बेड्स की कमी है वो 12,000 के करीब है। पंजाब कैंसर के 12,500 अस्पतालों में सिर्फ 208 बेड्स हैं। 12,000 मरीजों के लिए 208 बेड्स हैं और 6 कंसल्टेंट है। गौर फरमाइएगा, पंजाब में सूरत हाल यह है कि 1,85,540 मरीजों का इजाफा होता है यहाँ पे, और यहाँ 5,000 बेड्स की कमी है, 360 डॉक्टर्स की कमी है, 3600 नर्सों की कमी है। और अगर कौमी एतबार से देखा जाए तो कुल मिलाकर हमारे पास बेड्स की तादाद 573 बनती है और हमें 680 डॉक्टर्स चाहिए, 6,800 नर्सेज चाहिए। ये मैंने एक बीमारी की बात की है, एक अस्पताल की बात की, आप सुनते ही रहते हैं। इसके साथ जरा दूसरी खबर भी आप मुलाजा फरमाइए। एक खबर थी जो अपोजिशन ने पूछ रखी थी, अंदलीब अब्बास साहबा ने एक जो है मांगी थी ये फिगर, और आज हमें पता चली है कि सीएम साहब की जो 2 रेजिडेंसेज हैं उनके जिन्हें कैंप ऑफिस करार दे दिया, जो उनकी प्राइवेट और जाती रेजिडेंसेज हैं वहां पे 570 मिलियन का बजट है उसका। याद रहे कि इसमें बिजली का बिल जो है सरकार नहीं देती बकौल इस खबर के, और जो दीगर घर के खर्चात हैं, मगर 570 मिलियन सिक्योरिटी का यानी 57 करोड़ रुपए का ये बजट है वहां पर। इसके बाद अगर मैं कुछ थोड़ी सी और बात करूं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त 2010 की ये मैंने बड़ी कोशिश की कि ताजा तरीन खबर निकला है, 6 लाख क्वैक्स काम कर रहे हैं जो कि डॉक्टर नहीं है, अताई हैं। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो ये 2010 की मैं बात कर रहा हूं, और 1,60,000 मेडिकल जो इंश्योरेंस के कार्ड तकसीम किए गए सियालकोट में कल। सवाल ये है कि अगर ये कार्ड दे भी दिए जाएं, इसमें रकम मौजूद भी हो, तो उन्होंने इलाज कहां से करवाना है। ये अताइयों से लोग इसलिए इलाज करवा रहे हैं, नॉन साइंटिफिक मेडिसिन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है। मैं याद दिला देता हूं आपको, इतने लोग टोबा टेक सिंह में जहरीली शराब से नहीं मरे थे जितने अस्पताल ने मारे थे। और उस अस्पताल के एक डॉक्टर का, जिम्मेदार का यह कहना था कि हुजूर ये ठीक है कि इसका नाम जिलाई अस्पताल है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, मगर इसकी औकात, इसमें फैसिलिटीज जो है वो किसी देहाती डिस्पेंसरी से ज्यादा नहीं है। तो इतने लोग शराब उन्होंने जुर्म तो था ही, मगर अगला जुर्म जो किया और ज्यादा जो लोग मरे उससे मरे। इस पर भी बात, ये हमारी आज की स्टोरीज है। मगर कहते हैं बनती नहीं है बाधा सागर कहे बगैर, तो पनामा तो चल ही रहा है, न जाने कब हमारी जान छूटेगी इससे। इसमें भी हमने बात करनी है, वो इसलिए कि बीबीसी की तरफ से जो 2 डॉक्यूमेंट्स आए हैं, क्या इससे कोई क्वालिटेटिव फर्क पड़ा है। इन तमाम खबरों पे हम बात करेंगे। आगाज हम करते हैं अपनी पनामा में जो एक ये बीबीसी के डॉक्यूमेंट्स, कल से आप इनका चर्चा सुन रहे हैं। अपने मैं मेहमानों का तारफ कर दूं, डॉक्टर इकरामुल हक हमारे साथ हैं, सलमान आबिद साहब हमारे, और जनाब जुल्फकार मेहतू साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, ये मैं इसलिए इन पे आऊंगा कि बुनियादी तौर पर जो हम ये बात करते हैं और सहाफत का, इसके अलावा कोई मकसद नहीं होना चाहिए कि जो अरबा रुपए का टैक्स हमसे आप 70, आपने ये फिगर कोट की थी, 70 के करीब टैक्सेस हमसे जो विद होल्डिंग टैक्सेस लिए जाते हैं और वो खर्च हो रहे हैं 57 करोड़। तो मैंने बता दिया स्टैगरिंग अमाउंट है, किस किस्म की वहां पे हिफाजत हो रही है, ये भी हम पूछ लेंगे। मगर पहले आते हैं इस तरफ। डॉक्टर साहब, ये जो कल 2 डॉक्यूमेंट्स पनामा के निकले हैं, क्या क्वालिटेटिवली फर्क पड़ा? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पहले से ही मौजूद थे। अब क्या सूरत है, क्या देखते हैं, नक्शा क्या बन रहा है, किस तरफ हालात जा रहे हैं? डॉक्टर साहब जी, पहले तो ये समझा जा रहा था कि शायद 2006 से पहले ये एक कतरी शहजादे की मलकियत थे, मगर अब बीबीसी ने इस बात को बिल्कुल वाज़े किया है कि दरअसल इसकी मलकियत कभी तब्दील हुई ही नहीं है। यानी जब से ये 2 कंपनियां इसकी मालिक हैं इन फ्लैट्स की, क्योंकि असल में चेहरा छुपाया गया है ना, है तो उन्हीं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो कतरी शहजादे के थे तो फिर अब तक उन्हीं के होने चाहिए, क्योंकि मलकियत 90 से नहीं बदली। बिल्कुल, अगर इनके थे, इनके बच्चों के थे तो उन्हीं के होने चाहिए। जी बिल्कुल। अब देखिए ना, जिसके कराया जाता है तो फिर किराया हो। जैसे आपको याद होगा, हसन नवाज ने जब बीबीसी में इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि इसका किराया पाकिस्तान से आता है, तो कोई ट्रेल होगा उस किराए का। तो वो मिथ भी खत्म हो गई। फिर उनकी फ्लैग स्टाफ कंपनी ने एक और फ्लैट 12 नंबर खरीद रखा था, वो भी बीबीसी ने जो है, एक और फ्लैट का भी जिक्र आ गया, वही 12 नंबर, वो भी बीबीसी ने एक्सपोज कर दिया है। तो अब ये बात वाजे हुई कि ना सिर्फ ये वहां के कदीमी मकीम थे, बल्कि मलकियत में जो लोकल टैक्सेस होते हैं काउंसिल्स के, वो भी सारे इन्हीं के नाम से जमा हो रहे थे। तो इससे अब ये बात बिल्कुल वाजे हो गई है कि दरअसल जो ऊपर कहानी बनाने की कोशिश की गई है वो उसके कोई सर पैर नहीं है। डॉक्टर साहब, आपसे ये बताइएगा कि अब जो अदालत में आखिरी दिन मखदूम साहब ने, वकील जो हैं पीएम साहब के, उनका कहना है यार हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ये बच्चों
की प्रॉपर्टी है, ना हम इसकी ट्रेल बताएंगे, ना आप पूछने के हमसे मजाज हैं, क्योंकि ये तो उनको बुला के पूछ लें आप, या कोई आप बनाए कमीशन और दुबई भेज दें। जी, चूंकि बार सबूत बार बहा इस केस में आ चुका है और अदालत उज़्मा भी कह चुकी है कि जब आप किसी अपनी जायदाद की मलकियत का जो है वो असरार और दावा कर चुके हैं तो फिर ये बात हम किसी और से क्यों पूछें। आप बताइए कि ये आपकी मलकियत कब थी, किस तारीख से थी, तो उन्हें BVI का जो रिकॉर्ड है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का, वो आपको और मुझे तो नहीं देंगे। तो अगर वो ऐसा रिकॉर्ड नहीं देंगे तो ये बात उनके खिलाफ जाएगी। और अब अगर उन्होंने इस BBC के डॉक्यूमेंट्स के सामने आ जाने के बाद ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में इन दोनों कंपनियों का मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं दिया, और उसमें मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये बेरर सर्टिफिकेट्स दिखाएंगे, क्योंकि मैंने इनके बेरर सर्टिफिकेट्स देखे हुए हैं दोनों कंपनीज के। जब ये बनी थी तो इनकी मलकियत को छुपाया गया था, मगर वो भी इस अंदाज में होता है कि बेरर सर्टिफिकेट पे किसी का नाम नहीं होता, मगर उसका कस्टोडियन यानी कि जो रजिस्ट्रार होता है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की कॉर्पोरेशन का, उसके पास होता है। उसको भी हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और अगर इन्होंने इसको और वहां ये जहां बेरर सर्टिफिकेट्स पड़े होते हैं वहां लिखा होता है कि ये किसके हैं। जी, जब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है और बेरर सर्टिफिकेट के जरिए इनकॉर्पोरेट होती है तो कस्टोडियन को असल मालिक का नाम बताना होता है, क्योंकि कल को कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस आ जाता है, कोई और लीगल प्रोसीडिंग शुरू होती है तो फिर सरकार पाकिस्तान ये नाम ले सकती है। जी, ये तो हमारा जो नैब का लॉ है उसके तहत इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज में जब कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही हो या अदालत आला को चाहिए तो देना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फिर दौरे पे न चले जाएं हमारे नैब के चीफ। बहरहाल देखते हैं क्या सिलसिला। जनाब जुल्फकार साहब, आपसे मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूं कि आप भी कुछ इस पे ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ स्टोरी आपके पास भी है, इस हवाले से फिर आगे बढ़ते हैं। जी पेदू साहब। कैसा साहब, ये जो मनी ट्रेल की बात हो रही है, जो उनके एसेट्स हैं बरतानिया में, उनकी बात हो रही है, मैं आपको दो नाम ये बताने लगा हूं। इनको इन एसेट्स के बारे में, इन कंपनियों के बारे में बहुत कुछ पता है। एक नाम है मार्क लायल ग्रांट का, जो पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर रहे हैं। वाकया सुनाने जो आपको जा रहा हूँ, जो खबर देने जा रहा हूँ, वो ये है कि एक फॉर्मर स्टेट बैंक गवर्नर ने मुझे ये बात बताई है, इसलिए इसकी ऑथेंटिसिटी या उसकी जो लेवल है इंफॉर्मेशन का, वो आप इसको अंदाजा कर सकते हैं। वो बात ये है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत में शामिल और एक सूबाई हुकूमत में शामिल बहुत दो अहम शख्सियात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेफेयर फ्लैट्स के करीब एक बैंक में गए थे। उनके पास एक बहुत बड़ा कैश था उस वक्त। ये 2008 की मैं बात कर रहा हूँ या उससे पहले की बात कर रहा हूँ। ये 2008 में ये बात सामने आई थी। तो उन्होंने ये कहा था कि ये आप इस बैंक में, इस ब्रांच में ये कैश हमारा जमा कर लें हमारे अकाउंट में। तो उस बैंक मैनेजर ने ये कैश लेने से इनकार कर दिया था कि इस किस्म का कैश हम बगैर पाकिस्तान से तस्दीक किए नहीं ले सकते। तो वो कैश आउट ऑफ द ब्लू बेतु साहब लंदन में कैसे आ गया? वो अब ये बताना पड़ेगा इनको कोई वो कैसे गया है। नहीं, वो तो कुछ सवाल तो अदालत के सामने तो ये सवाल है नहीं। देखें, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको एविडेंस देने लगा हूँ, आप मेरी खबर को सुनिए, उसके बाद फिर ये काम मुतल्लिका एजेंसीज का है, ये नैब का है या हुकूमत पाकिस्तान का है या अदालत का काम है। मैं एक एविडेंस के तौर पर यह नाम पेश कर रहा हूं मार्क लायल ग्रांट का, और दूसरा नाम है चौधरी सरवर का, जो आजकल PTI में है। उससे पहले वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गवर्नर पंजाब रहे हैं। ये इन तमाम बिजनेसेस जो वहां पे हुसैन नवाज शरीफ कर रहे हैं, ये उनके सारे गवाह हैं। वहां पे एक इनकी कैश एंड कैरी की चेन भी है यूके में, जो सरवर साहब की, जो चौधरी सरवर साहब की कंपनी मैनेज करती रही है। वो मैनेजर है, चेन के मालिक हुसैन नवाज शरीफ है। इस बात की तस्दीक वहां से की जा सकती है, और चौधरी सरवर खुद अगर बताना चाहें तो वो ये बात बता सकते हैं। और मार्क लायल ग्रांट क्यों अहम है? वो इसलिए अहम है कि उन्होंने जब जरदारी गवर्नमेंट से अपना निकल गए थे 2008 में, नवाज शरीफ और उनकी कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफे दे दिए थे, तो उस वक्त ये खतरा पैदा हो गया था कि जरदारी हुकूमत को गिराने की कोशिश की जाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। तो अमेरिकन सोर्स ने वो फॉर्मर गवर्नर स्टेट बैंक को ये बताया था कि हमने ये बात बरतानिया से डिस्कस की है, और बरतानिया को ये कहा है कि वो हैंडल करें नवाज शरीफ को, इस बात में हैंडल करें कि वो जरदारी की हुकूमत को खत्म ना करें, उनको गिराने की कोशिश ना करें। इसके जवाब में मार्क लायल ग्रांट पाकिस्तान आए थे और उन्होंने कहा था कि आपका वो कैश जो आप बैंक में जमा कराने गए थे, आपके वो एसेट जो बरतानिया में हिडन है, अगर किसी अखबार में छप गए तो हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ये वो धमकी थी जिसने काम किया, और जरदारी की हुकूमत के खिलाफ जो इनका प्लान था वो खत्म हुआ, और उन्होंने उनको नहीं गिराया और कहा कि हम जरदारी हुकूमत को गिराएंगे नहीं, लेकिन अपोजिशन में रहेंगे। तो दैट वाज अ स्टोरी। अच्छा, आपने ये स्टोरी ब्रेक कर दिया, लेकिन एविडेंस तो आपने इस पे कोई नहीं हमें दिया ना। इससे एविडेंस बड़ी और क्या हो सकती है कि मैं दो नाम ले रहा हूं, चौधरी सरवर और मार्क लायल ग्रांट। चौधरी सरवर की तो मैं बाद में कैसे करूंगा? देखिए, इसकी एक नहीं, अब बात सुने, मेरे पास एक एविडेंस है भी, लेकिन मैं इस वक्त, अगर आपको बुला लिया जाता है किसी अदालत में और कोर्ट ऑफ लॉ में, तो आप क्या इसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं? मैं उन लोगों का नाम बता सकता हूं
कि जिन लोगों ने ये सारा एविडेंस के तौर पे मुझे बताया था। चलें, ये आपकी सोर्स है। बहरहाल ये एक स्टोरी है। मैं आता हूँ सलमान आबिद साहब आपकी तरफ। हुजूर बात ये है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंट्रो दिया, एक तरफ तो ये अरबों और करोड़ों की बातें हमने तो कभी देखे नहीं है, हमने तो फिल्मों में नोट नहीं थे देखे जिनका ये जिक्र हो रहा है, और एक तरफ मैंने अभी आपको ये बताया कि एक ऑफिस है, उसमें 2 ऑफिस हैं, 57 करोड़ रुपया उस पर खर्च उसका बजट है, और हमारी जो अस्पतालों की हालत है वो देख चुके हैं। कुछ दिन पहले एक मरीजा ठंडे फर्श पे मर गई। चलें और छोड़े, हम आज तक सिलेंडर ठीक नहीं कर सके अपने, 3,500 लोग मर गए हैं। आपको पता है ये 2 नंबर सिलेंडर जो LPG के हैं, ये क्या बोध है और ये क्या अदाब है जो उतर रहा है? सलमान आबिद साहब। देखिए काजी साहब, बात यह है कि जो हुक्मरान टोला है ये बुनियादी तौर पर जिस तरह से गरीब और पिसे हुए तबके का मजाक उड़ाता है ना, वो बड़ा शर्मनाक वाक़या है। मसलन अब आप देखिए इस वाक़े के ऊपर भी जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं सारी रात सो नहीं सका, और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पंजाब में तमाम अस्पतालों के अंदर तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं, असल में डॉक्टर बेहिस हो चुके हैं। अब मुझे आप बताइए, अगर डॉक्टरों के पास मेडिसिन हो, डॉक्टरों के पास जगह हो, डॉक्टरों के पास इक्विपमेंट्स हो, डॉक्टरों के पास मशीनरी हो, तो वो काजी साहब क्यों नहीं वो मरीजों के साथ ट्रीट करेंगे? अभी पिछले प्रोग्राम में भी ये मीतू साहब ने बताया था कि एक हमारे पास अगर मिसाल के तौर पे इमरजेंसी में 460 लोगों को डील करने की कैपेसिटी है, और वहां 2300-2400 लोग जो है जनरल हॉस्पिटल जनरल अस्पताल के बारे में बताया था, 2300-2400 लोग अगर आपके पास आ रहे होंगे तो आप इसको कैसे डील करेंगे? अब मसला यह है, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आखिरी अस्पताल लाहौर में जो सबसे बड़ा अस्पताल बना था ना, वो जिना अस्पताल था। ये जनरल जियाउल हक का दौरा है, उनको गए हुए भी अस्पताल नहीं बना। कोई मुझे बता दीजिए कि उस लेवल का कोई बड़ा अस्पताल आपने बनाया है तो मुझे बता दीजिए। एक बात, अब आपकी तरजीहात में एक गंगाराम बना गए थे यहाँ पे, वो तो सर पुरानी बात होगी ना। अब मुझे बताइए कि इस हुक्मरान तबके ने जो पिछले 25-30 साल से हुकूमत के अंदर किसी ना किसी शक्ल में मौजूद है, इन्होंने कौन से अस्पताल बना दिए हैं, कौन सी नई यूनिवर्सिटियां बना दी हैं, कौन से लोगों को जाके बुनियादी सहूलतें प्रोवाइड की हैं? अब आप हेल्थ कार्ड बांटना चाहते हैं, आप लोगों को चैरिटी की बुनियाद के ऊपर तो लेके जाना चाह रहे हैं। सवाल यह है कि आपके अस्पतालों के अंदर क्या कैपेसिटी है, कितनी आप सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं? आप कह रहे हैं मैं नए 400-400 500 नए बिस्तर बना दूंगा। भाई मसला यह है कि आपने अब तक क्यों नहीं किया? अब ये देखिए मातम कौन कर रहा है काजी साहब, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मातम वो कर रहा है जो हुकूमत में है। जो हुकूमत से बाहर हो ना, वो मातम करे तो समझ आता है। आप पिछले 8 साल से हुकूमत में है। शहबाज शरीफ साहब एक बात ध्यान में रखिएगा, पिछले 5 साल में भी इन्होंने हुकूमत की है, और ये चौथा साल अब इनको शुरू हो चुका है। 9 साल हो गए इनको हुकूमत करते हुए, और यहां पर हम अभी तक बुनियादी सहूलतों का सेहत के हवाले से रोना रो रहे हैं। अस्पतालों में बजट क्या है? अब आप मुझे बताइए, MDGs मिनिमम डेवलपमेंट गोल था, उसके टारगेट हम अचीव नहीं कर सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमने बनाए हैं, उसके टारगेट्स का अभी भी एक मजाक बनाया जा रहा है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे कम पैसा हम इस वक्त हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक ब्रेक लेनी है। सबसे कम पैसा मैं एक देख रहा था, अफगानिस्तान GDP के रेशो के एतबार से हमसे ज्यादा खर्च करता है अपने हेल्थ पर। ये क्या मामला आता है? आते हैं ब्रेक के बाद, हमारी बात जारी है। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। ये अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मगर एक सवाल उठता है हमारे जहनों में, वो ये कि अगर हम देखें कि जो इस मुल्क में सारे करता धरता हैं, जो बाख्तियार लोग हैं, अकाउंट्स हैं तो उनके लंदन में है, या प्रॉपर्टी है तो दुबई में है, और अगर कुछ जोड़ तोड़ होता है तो फिर भी वहीं पे होता है। क्या हमारे सारे फैसले डिफेक्टो जो हमारे दारुल खिलाफ खुदा न खास्ता खाकम बदहन वहां अमली तौर पर शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि माल भी उधर ही है और हमारी किस्मतों के फैसले भी उधर हो रहे हैं, जैसे ये बता रहे हैं? आप कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? जो बड़े बड़े असासे जो सामने आ गए हैं, इनके बैरूनी ममालिक में, वो फ्रांस में विलाज हों, या वो सरे पैलेसेस हों, या अभी वो मेफेयर के बहुत महंगे फ्लैट्स हों, या अभी आपने देखा वन पार्क लेन भी सामने आ गया है, तो ये तो अभी कुछ भी नहीं। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले इसी केस में जब शुरू हुआ था, तो एक मुअज़्ज़ज़ जो थे वकील साहब ने फरमाया कि ये तो पीनट्स हैं। वो तो इतनी दौलत जो थी उसकी फरावानी थी मिडल ईस्ट में, इतना वो पैसा जो था वो बढ़ा, अगरचे उस पर कोई पाकिस्तान में टैक्स देना पसंद नहीं किया, उसको पाकिस्तान में डिक्लेयर करना भी पसंद नहीं किया। अब यही आप देख लीजिए कि शहबाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी लंदन की डिक्लेयर है उनके स्टेटमेंट्स के अंदर, और उसमें उन्होंने कोई ऑफशोर कंपनी भी शो नहीं की, मगर उन्हीं के भाई ने जो ये कमोबेश की तरह से पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं, आज तक ये बताने को तैयार नहीं है
कि आफ्टर ऑल उनको क्या ज़रूरत पेश हुई थी जब उनकी मनी वाइड थी, जब उनके ख़ानदान इतना अमीर था, जब उनको कोई मसाइल नहीं थे, तो फिर क्या ज़रूरत थी कि आप एक ऑफशोर कंपनी का सहारा लें। अगर मैं एक पब्लिक ऑफिस होल्डर रहना चाहता हूँ और बड़े अरसे से हूँ भी, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म भी हूँ, तो मुझे क्या छुपने की ज़रूरत है ऑफशोर कंपनियों के पीछे? तो वो छुपते हैं जिन्होंने मनी ट्रेल नहीं बताना होता, जिन्होंने टैक्स बचाना होता है, जिन्होंने उनके जराए जो है वो टैक्स नहीं हुए होते, वरना और क्या पर्पस हो सकता है? मुझे बताइए ना, इसकी कोई रीजन एंड लॉजिक समझ आती है? तो अब ये कहना कि जी हम बताएंगे नहीं, हमारी डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं हो सकती, हमें कोई पूछे भी ना। अच्छा, ये जो 2 बातें हुई डॉक्टर साहब, क्योंकि आप वकील भी हैं, आप कहते हैं 62, 63 भी क्वेश्चनेबल है। एक जज साहब की उन्होंने जो वर्डिक्ट है वो कोट कर दी, फिर उन्होंने कहा जनाब कि आप इन झूठ बोलने की बुनियाद पे ये भी हमने अखबारों में देखा कि आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। तो वो क्या ये टेक्निकल बेसिस पे आप रिलीफ चाह रहे हैं मखदूम साहब, पीएम साहब के लिए? जी, वो उनका जो लाइन ऑफ जो आर्गुमेंट है वो बिल्कुल क्लियर है कि आप उनसे कुछ नहीं पूछ सकते, या बच्चे जवाब देंगे या मरहूम अब्बा जान, आप कहाँ से उनको बुलाकर जिरा की जाए। तो बड़ा खूबसूरत लीगल, जिसे कानूनी डिफेंस कहते हैं, टेक्निकल, जिसके ऊपर पहले भी हर केस जीता गया है। तो हर दफ़ा आप या तो टेक्निकलिटीज़ की आड़ में अपना सच, जो असल सच है, छुपाएंगे होगा। क्योंकि मैं यहाँ कोट कर दूं एक जज साहब को, उनका ये कहना था, डॉन में फिक्रा मैंने पढ़ा, स्टोरी के बॉटम में था कि होल एडिफिस इज बीइंग बिल्ट टू ब्लॉक द ट्रूथ, कि सच्चाई को रोकने के लिए एक इमारत तामीर की जा रही है गुफ्तगू की और दलाइल की। ये अदालत की तरफ से कमेंट। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ना, जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि एक तो पहले ऑफशोर कंपनियों का मास्क, उसके बाद ये कहना कि हम ट्रेल नहीं देंगे, और तीसरा अब जब बीबीसी जैसा अदारा भी वाजे तौर पे कह दे कि इन जायदादों में कभी कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई उसकी मलकियत में, और उसके बावजूद वो ये जिद करेंगे कि दरअसल नीलसन और नेस्कोल हमारी कभी थी नहीं, थी तो बस 2006 के बाद हमारी थी। तो भाई उससे पहले आपने किससे खरीदी? चलिए हम ये तो पूछने का हक रखते हैं ना कि आपने 2006 में किससे ली थी? अब वो कहते हैं जी हमने तो ली नहीं, कतरी शहजादे को इतना मोहब्बत आई कि उसने कहा कि ये मैं अपनी सारी जायदाद भी आपको देता हूं। किस सिमन में दी ये पता नहीं है, वो क्यों उनके नाम कैसे ट्रांसफर हुई ये पता नहीं, क्योंकि आप जब उसको एक टैक्स हेवन में रखेंगे, एक सीक्रेसी के जगह पे रखेंगे, तो आपका पर्पस क्या था? शुरू से यही था कि आप इसकी असल मलकियत हो सकता है कि जनाब उसने हमें आउट ऑफ द ब्लू पैसे दे दिए, कोई हमारे पुराने उससे ताल्लुकात थे। अब ये आर्ग्यूमेंट होगा डॉक्टर साहब? देखिए जी, लीगल बैटल्स जो होती हैं आपको भी पता है काजी साहब के, उसके अंदर टेक्निकलिटीज की बुनियाद के ऊपर हुदैबिया पेपर मिल का फैसला भी नहीं हो सका था। अगरचे फैक्ट्स आज तक डिनाई नहीं हो सके कि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। उसमें हमारे वजीर खजाना साहब का इतराफी बयान भी उन्होंने कहा नहीं जी टेक्निकल बुनियाद पे नहीं। अब वो टाइम बाद हो चुका है डॉक्टर जी, टेक्निकल बुनियाद के ऊपर अगर आप रिफ्यूज लेते हैं, पनाह लेते हैं, तो हकायक तो अपनी जगह पे रहते हैं। लेकिन अदालत आलिया तो बाख्तियार है इस मामले में, अगर वो इस तरह की, अगर वो समझती है अपने तय कि ऐसा कुछ किया जा रहा है तो उसका वो रेमेडी कर सकती है। जी, अब ये सारी चीजें एक्सपोज होकर हमारे सामने आ चुकी हैं, और अब इसके बारे में टेक्निकलिटीज में जाकर इंसाफ नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसाफ हकायक पे होना चाहिए। ठीक। अच्छा जी, जुल्फकार साहब, आपने अभी ये थोड़ी सी बात की, मैं चाहूंगा आपकी वजाहत चाहूंगा। आप ये बताइए कि इस हवाले से जो आपने खबर ब्रेक की है, ये तो अभी तक तो ये ऐसे ही है कि जैसे आपने सुनी है किसी से, और किसी ऐसे आदमी से सुनी है कि जो बड़े ही हाई ऑफिस को होल्ड करते रहे, आपने उनका नाम नहीं बताया। तो क्या आने वाले दिनों में यह बात भी खुल के सामने आ रही है मीडिया में? इसकी क्या कहानी है? देखिए, मैंने जो काजी साहब बात की है ना, वो एक ऐसी बात की है कि जिसकी एविडेंसेस पाकिस्तान में मौजूद है। उन्होंने मुलाकातें की, यह हुआ, और मैं समझता हूँ कि उस वक्त की हुकूमत में जो 2008 में जो लोग थे वो इस बात को, पीपल्स पार्टी वाले तो खासतौर पे जानते ही होंगे, जो उनके करीबी थे जरदारी साहब के, और बाकी लोग भी जानते होंगे। तो मैं कहता ये हूं कि इस तरह भी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए काजी साहब, ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ के खानदान के एसेट्स का केस नहीं है, ये पाकिस्तान से लूटे गए उन अरबों डॉलरों का केस है, जिसके बारे में सागदार साहब भी ये कहते हैं कि उनको हम वापस लाएंगे। हमने इस किस्म की खबरें दुनिया टीवी पे दी हैं, लेकिन दुनिया टीवी ने भी दी है, दूसरों ने भी दी है, लेकिन बात यह है कि क्यों मीडिया की इस चीखों पुकार के बावजूद पाकिस्तान की स्टेट और इसकी हुकूमत उन लोगों को बात तो करते हैं। ये कह रहे हैं कि ये टिप ऑफ एन आइसबर्ग है। आपके पास इत्तला है कि इससे बहुत बड़ी रकम बाहर पड़ी है हमारी इससे शराफिया की? मेहतू साहब जी बिल्कुल पड़ी है। देखिए, सागदार साहब खुद कह चुके हैं, कोई कह रहा है 200 अरब डॉलर है, कोई कह रहा है 300 अरब डॉलर है, कोई कह रहा है 150 अरब डॉलर है। तो बहरहाल जितने भी डॉलर्स हैं
वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से लूटे गए हैं, पाकिस्तान की धरती से एक लूटे मिनट गए हैं। आपको रोकूंगा, माफी चाहता हूं सलमान आपसे, आपकी तरफ होंगे। डॉक्टर साहब आपके पास, आपने इस पे बड़ा काम किया है, अब मुझे पता है आप बाहर भी जाते रहे, आप बताते कम है हमें। ये बताइए कि आपको क्या अंदाजा है कि इस मुल्क में अंदाजन कितनी दौलत जो है आज तक इस यहाँ की शराफिया बाहर ले गई है? जी, मैं सिर्फ बिजनेस वालों को आपको बता दूं कि एक बहुत ही रिनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने अभी एक किताब लिखी है, पनामा ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उन्होंने फरमाया है कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस वालों के 150 अरब डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, इसमें सियासतदानों के और दूसरे जो हमारे वो शामिल नहीं है। वो नहीं है। अब आप इसी से अंदाजा लगा ली, वो कहते हैं कि अगर आप 8-10% पे एमनेस्टी नहीं देंगे तो वो डॉक्टर साहब मैं लोगों की आसानी के लिए ये क्या दूं कि 280 अरब डॉलर की हमारी लेटेस्ट बताएगी ये जीडीपी, जी बिल्कुल, जो हमारी वाइट इकोनॉमी है, तो इसमें से 150 अरब डॉलर सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी के हैं जो टैक्स नहीं दिया गया और यहां से चोरी करके ले गया। अब आप सियासतदानों का कुछ पता जी, नहीं। आप देखिए ना, प्रोटेक्शन इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट के तहत आप फॉरेन करेंसी अकाउंट खोले और जितनी मर्जी रकम यहां से भेजते फिरें। आप बहुत बड़े बैंकर हो और आप एक बहुत बड़ा होटल बार खरीद लें, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। अब उस पर पूछा जा रहा है तो वो नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। आप अरबों की बाहर प्रॉपर्टी बना लें, कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। तो ये कब तक जो है इसमें कैसा, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। हाँ जी, प्लीज। देखिए ये 1992 में जब ये जो एक्सचेंज लिबरलाइजेशन की थी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने, तो वो खत्म हो रही थी, वो खत्म हो रही थी मुशर्रफ के दौर में। क्या खत्म हो रही थी? पीरियड था ना उसका, 92 के बाद मैंने 2000 क्या हो रही थी? उसकी मुद्दत खत्म हो रही थी, उसके बाद फिर पूछा जाएगा। अच्छा, तो उसको extend कर दिया। अच्छा, उसको एक्सटेंड किया शौकत अजीज ने। ये सारे मिले हुए हैं। ये जो देखें, ये जो फिगर सामने आया है 150 अरब तो सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी का बता रहे डॉक्टर साहब, जो किताब में कोट किया है, और सियासतदानों के पास तो ज्यादा ही पैसा ब्यूरोक्रेसी को भी लगाएं, सियासतदानों को भी लगाएं, आप साबिक फौजियों को भी लगा लें, आप सबको मिलाएं ना। मसला ये है कि देखिए, ये तो अभी आपने एक तबके के बारे में बताया ना, अब मसला ये है कि जो अभी तक हमारे सामने नहीं आ सका, जिनके बारे में भी डॉक्टर साहब कह रहे थे, वो तो बहुत ज्यादा होगा। असल में मसला क्या है, देखिए इस पाकिस्तान के रियासती इदारे, पाकिस्तान का हुक्मरान तबका और पाकिस्तान का ताकतवर तबका, इसने आपस में गठजोड़ कर लिया है। उस गठजोड़ के तहत ये अपने अपने बेनिफिट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी पॉलिसियां, ऐसी कानून साजी, ऐसे इकदाम लेके आते हैं जिसका फायदा जो है वो इनकी जात को या इनके खानदान को मिले। इसीलिए आप ये देखिए, जैसे कहा जा रहा है कि दौलत इन्होंने पाकिस्तान से इकट्ठी की है और ले गए हैं इसको बाहर। अब वो बाहर ले जाकर जो दौलत मुंतकिल की जा रही है, उसके लिए वो तमाम तर पॉलिसियां बनाएंगे जो उनको फैसिलिटेट करने में मावन साबित होंगी। और इसमें तमाम देखिए ना, बदकिस्मती क्या है हमारी, एक बदकिस्मती हमारी यह है कि यहां हमें बुरे तरीके की एक हुक्मरानी मिली है। उसके बाद हमें दूसरी बड़ी बदकिस्मती यह मिली है कि यहां एक ऐसी अपोजिशन मिली है जो हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर यह सारा मामला जो है ना प्लान किया है, और इसके साथ मिलकर उन्होंने बाकी छोटी जमातों को भी उसके साथ हिस्सेदार बनाया है और सबको उस खेल का हिस्सेदार बना दिया है और सबको कहा है कि पाकिस्तान एक बड़ी जरखेज जमीन है, यहां से लूटमार करो, हम तुम्हें फैसिलिटेट करेंगे। यहाँ पकड़े जाने का कोई खतरा नहीं है, यहाँ पकड़े जाने का कोई पकड़ा जाने का खतरा नहीं है और हम बच जाएंगे। देखिए ना, अभी तो ये मामला जो है, जैसे मैंने कहा है कि पनामा का मामला जो है वो इतना आगे चला गया, वरना आपको याद है ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब को कि प्राइम मिनिस्टर साहब बेफिक्र रहे, लोग कौन भूल जाएगी इस तमाम चीजों को। इनका ख्याल था कि इदारों को हमने अपनी मलकियत में बनाया हुआ है, इदारे हमारे मुताबिक फैसले करेंगे। अभी भी आप देखिए कि इदारे, तलाक चौधरी साहब ने भी नवंबर गुजरने की बात की, दिसंबर गुजरने की एक अलामती तौर पर बात की थी उन्होंने। हाँ, बिल्कुल की थी ना। इसका उनका ख्याल क्या है? उनका ख्याल यह कि पाकिस्तान के इदारों की तो यह सलाहियत नहीं है। पाकिस्तान के इदारे तो जो है वो बादशाह साहब के सामने बिल्कुल सरेंडर होकर बैठ जाते हैं, ये फैसला नहीं कर सकेंगे और इनको वही फैसला करना है जो हम बताएंगे। क्योंकि वजह क्या है? वजह यह कि यहां इदारे जो है वो कानून की हुक्मरानी के ताबे नहीं है, यहां इदारे जो है कानून से ज्यादा अफराद के ताबे हैं और वो अफराद ताकतवर तबका बन गया है, आपस में गठजोड़ हो गया है, सियासतदानों का, सरमायादारों का, ब्यूरोक्रेसी का और कानूनदानों का। इन्होंने मिलकर एक ऐसा नेक्सस बना दिया है काजी साहब, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को सपोर्ट करके इस पाकिस्तान से दौलत कमाकर या ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा के बाहर मुंतकिल कर रहे हैं, अपनी औलादों के लिए भी, अपने लिए भी और अपने खानदान के लिए भी। अब बात को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक का वक्त हुआ, मगर एक सवाल जा रहा हूं और वापस आके मैं पूछूंगा कि क्या कोई होप भी है? हम रोजाना ये मातमी प्रोग्राम हो रहे हैं और आप भी देख रहे हैं और हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे सामने है, जिस तरह मैंने ये सेहत की बात की और भी बहुत सी स्टोरीज हैं जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो क्या इस जिल्लत की जरूरत है? हमें अगर इतने 400-500 बिलियन अगर हम ये मान ले जो डॉक्टर साहब फिगर दे रहे हैं, अरब डॉलर यहां पे हमारे चोरी शुदा बाहर पड़े हुए हैं, तो क्या ये हमारे बच्चे जो भूख से मर रहे हैं, दवाई के बगैर मर रहे हैं, फर्श पे औरतें मरी, इसकी कुछ जरूरत है? ये क्या सिनेसिज्म है? ये क्या लोग हैं जो हमारे सेहत, हमारे इलाज और हमारे दुश्मन है उसके, और क्या इससे निजात मुमकिन है? वापस आके इस पे बात करते हैं।
वेलकम बैक। अभी जब हम बात कर रहे थे और बात हो भी रही थी और हमने 92 के उस कानून की बात की जिसके तहत काला धन आने जाने की इजाजत यहाँ पे होगी, जिसपे कोई कान पे जौ तक नहीं रहेगी। मैं 2-4 फिगर जो मैंने अभी अपने पैनल से डिस्कस की हैं, मैं जरा आपके गोश गुजार कर दूं कि पिछले 5 साल में दुबई में जो रियल एस्टेट खरीदी गई है, जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है, वो 700 अरब रुपए के लगभग बताई जा रही है। मलेशिया में जो पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है उनकी एक स्कीम के तहत हुई थी, वो 300 अरब रुपए के करीब है। पुर्तगाल में मुझे बताया गया कि 400 अरब रुपए के करीब यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी गई और इवन सिंगापुर में भी 500 अरब रुपए की प्रॉपर्टी और साउथ अफ्रीका में। ये वो है जो उनकी अपनी हुकूमतें हमें बता रही हैं। 4500 अरब रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट क्या है, वो साउथ अफ्रीका में है, वहां पे है। और ये वो है जो सामने है और जो उनके इदारे बता रहे हैं, और ये अभी फिर टिप ऑफ एन आइसबर्ग है। तो इसका मतलब ये है ये टूटी फूटी मैशत जिसके बारे में रोज किसी विपता पड़ जाने पे आके हमें बताते हैं जलजला आ गया है, दवाई नहीं है, हम बड़े गरीब हैं, ये सैलाब आ गया, हमारे पास कपड़े नहीं, हम बहुत गरीब लोग हैं, हम बड़ा गरीब मुल्क है। और जो बता रहे होते हैं उनकी 500 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है मुल्क से बाहर होती है। क्या वाकई हम गरीब मुल्क हैं या हमें गरीब बनाकर रख दिए गए? डॉक्टर साहब, ये फिगर जो है अभी आपने कुछ बताई मुझे, ये वो फिगर्स हैं जिसे टिप ऑफ एन आइसबर्ग कहा जाता है। ये मैशत तो हुन बरसा रही है और हमारे बच्चे स्टेंटेड ग्रोथ से मर रहे हैं, उनके लिम्स जो है वो माजूर बच्चे जवान हो रहे हैं, हमारे तकरीबन आधी नस्ल है हमारी। ये क्या कहानी डॉक्टर साहब? देखिए, मैं आपको एक बड़ी सादा सी मिसाल देता हूं कि जहां वजीर आजम मोहतरम के बच्चे इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी बाहर दिखा रहे हैं, स्टील मिलों से लेकर और रियल एस्टेट बिजनेस में उनका कोई सानी नहीं है, और अपने मुल्क में उन्होंने कोशिश नहीं की कि हम कुछ रोज़गार ही मुहैया कर देते। काश उस सारी इन्वेस्टमेंट का वो एक अशरे शीट भी यहाँ ले आते तो हम कितना खुश होते। फिर आपके वजीर ख़जाना मोहतरम वो बड़े शान और फ़ख्र से बताते हैं कि उनके दोनों बेटों ने दुबई के अंदर रियल एस्टेट के अंदर ऐसी ज़बरदस्त डेवलपमेंट की है और पाकिस्तानी बेचारे घरों को तरस रहे हैं, सब ह्यूमन कंडीशंस में रह रहे हैं। हमें कोई इतराज नहीं कि वो डॉक्टर साहब, ये क्या काले धन की जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट में ही होती है जी, या स्टॉक्स में होती है? जी बहुत ज्यादा जाहिर है कि ये दो बड़े, क्योंकि यहाँ कोई सवाल नहीं पूछा। जी देखिए, दो आपको याद है पिछले महीने ये इसी सारी पार्लियामेंट ने मिलकर जो हर वक्त जिनके बारे में हम कहते हैं जमहूरियत, उन्होंने 3% के ऊपर वाइटनिंग कर दी कि आप रियल एस्टेट के अंदर सिर्फ 3%, चोरी शुदा पैसा कह लें या जिसपे टैक्स नहीं दिया गया उसका 3% दें और साफ करें। आप मुझे बताइए कि कौन सी आपको दुनिया में ऐसी मुहज्जब रियासत मिलेगी जो टैक्स चोरों को, जो मनी लॉन्डर्स को, जो रेंट सीकिंग करने वालों को, जो बदनवान वाले लोगों को खुद रियासती सतह के ऊपर ऐसी प्रोटेक्शन फराहम कर। ये हम 92 के प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट का, जिसको 2001 में फिर नई लेता इसका इसकी दे दिया, आज तक किसी पार्लियामेंटेरियन ने ये नहीं किया कि इसको खत्म किया जाए, क्योंकि ये इनकी लाइफ लाइन है, इसी से तो इनका सारा कारोबार चल रहा है। अच्छा बेतु साहब आपकी तरफ आता हूं, ये आपने फिगर्स देखी हैं, ये अगर मैं जमा करूं मेरा हिसाब कोई अच्छा नहीं है, 1100 और 3 1500 और 2000 और ये 2500 अरब रुपए की, तो मुझे बैठे बैठे फिगर्स बताएंगे। तो अभी लंदन की नहीं डाली, अभी लंदन नहीं डाला जो कि दारुल खिलाफा है आलमी काले धन का। डॉक्टर बेतु साहब देखिए, काजी साहब, ये मैंने पहले भी अर्ज किया है कि पाकिस्तान से जो दौलत लूटी जा रही है वो यकीनन बाहर के मुल्कों में मुंतकिल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो 92 वाला लॉ है जिसको बाद में शौकत अजीज ने उसको एक्ट बनाया है, वो ये इस बात की इजाजत देता है कि पाकिस्तान से परवेज मुशर्रफ साहब के दौर का बना हुआ है या नवाज शरीफ साहब के दौर? नवाज शरीफ के दौर में 92 में ये बना था, उसके बाद परवेज मुशर्रफ के दौर में तो पक्का किया, ये खत्म हो गया था उसकी, यानी उसकी वैलिडिटी। वो कैसे गायब हुआ है जो शौकत अजीज साहब वारदात करके बिल्कुल ही निकल गए यहाँ से? देखिए, शौकत अजीज साहब का सारा पैसा पहले ही बाहर था। हाँ। वो यहां से जो ले जाना चाहते थे वो उन्होंने लंबी दिहाड़ी जो है, कहा जाता है कि ये स्टॉक एक्सचेंज में इनसाइडर ट्रेडिंग में लगाई थी। देखिए भाई साहब, जिसकी एविडेंस न हो, मैं रिपोर्टर हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं ऐसी बात नहीं करूंगा, अखबारों में आई थी तो वो आती रहती है चीजें, लेकिन मुझे मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब से पूछते हैं। मैं ऐसा करता हूं, देखिए आप बात कर रहे थे हेल्थ सेक्टर की, तो एक फिगर मैं आपको देना चाहता हूं हेल्थ के हवाले से। पाकिस्तान में 1975-76 में जो हेल्थ का बजट था वो उस वक्त जीडीपी का 0.88% था, और इस वक्त 0.42 के बजट की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूं, तो 0.42 है। यानी पाकिस्तान में हेल्थ बजट में अब तक इन सालों में 52% कटौती हुई है।
काजी साहब ये डॉक्टर मुबशर हसन के बजट की बात कर रहे हैं ना आप? डॉक्टर मुबशर हसन के बजट की बात कर रहा हूं और इस वक्त मैं इसाक डार के बजट की बात कर रहा हूं। इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं तो हेल्थ सेक्टर में पाकिस्तान के अवाम को 52% कटौती का सामना है। अच्छा बेतु साहब, आपका सवाल है, क्या उस दौर में सरमायादारों को 500 रुपए के एसआरओ जारी करके उनके टैक्स की छूट दी जाती थी उस जमाने में? नहीं, ऐसा नहीं था मेरे ख्याल में। मैं इस बात को जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में तो मुझे ऐसी चीज नजर नहीं आती है, ऐसी चीज नजर नहीं आती। लेकिन देखें ये क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान के अवाम को, जैसे आप कह रहे हैं मियां शहबाज की, टोटल आपको याद है 34.5% था जो आपका सोशल सेक्टर का बजट था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जो आखिरी बड़ा बजट दिया था मुबशर हसन साहब ने? मुझे याद नहीं कैसा फिगर। डॉक्टर साहब आप बताएंगे? जी बिल्कुल, आप 34.5% बिल्कुल सही फिगर थी। और देखिए ब्रेक लेनी है मुझे बड़ी जल्दी से, मगर यह फिगर है मुल्क में हुआ है कि हमारे ऊपर रियासत ने पैसे खर्च किए हैं, कोई आसमान नहीं टूटा था, हालात इससे बेहतर थे, आए रोज हालात बेहतर होने चाहिए, बदतर क्यों हो रहे हैं? इस सवाल का जवाब पूछते हैं वापस आके। वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये एक स्कीम अब और आ रही है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस स्कीम के तहत जितने बाहर पैसे पड़े हुए हैं उसका 5-6% या 2%, इसकी पहले भी तफसील आई थी। देखिए ये भी किस्सा खत्म करें ताकि मुकदमे ना हो, हम हमें मनी ट्रेड ना पूछते फिरें। जी बिल्कुल, ये देख लें कि रियासत कितनी गैर संजीदा है कि पहले कह रहे थे कि हम बाहर से पैसे लाएंगे, हमने 140 मुल्कों के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, और असल हकीकत ये है कि वो एक ऐसी एमनेस्टी देने जा रहे हैं जिससे पैसा भी बाहर रहेगा और यहाँ वो एक बहुत ही मामूली सा टैक्स देकर और उससे मुकम्मल तौर पर उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा। यही बात हम पहले कर रहे थे कि अगर हमारे यहाँ बुनियादी हकूक़ जो हैं, जो आइन में दर्ज हैं, राइट टू लाइफ के ऊपर आपको याद है कि जो शहला ज़ाहिरा ऐसा केस है जिसको बाहर की दुनिया में कोर्ट किया गया, उनको क्या हमारे पार्लियामेंटेरियन नहीं पढ़ते, क्या उसको हमारे सियासतदान नहीं पढ़ते? मगर ये अंदर से जो गठजोड़ है, जो एक अनहोली अलाइंस है लोगों के अगेंस्ट, उसके बारे में हम बार बार बात करते हैं। मगर ये साथ हमें अपने अवाम को भी एजुकेट करना होगा कि आपके राइट्स का, अब देखिए ना, अदालत उज़्मा जो है और हमारी हाई कोर्ट्स वो हैं कस्टोडियन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के बुनियादी हकूक की असल मुहाफ़िज़ अदालतें हैं। ये हमारे अगले डॉक्टर साहब वक्त कम है, मैं दोनों दोस्तों की तरफ जाना है। सलमान आबिद साहब आप ये फरमाइए कि क्या आपको लगता है कि लोग भी जो है वो इसमें रिवोल्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ना, मसला यह है कि लोगों के अंदर एक बड़ा रिएक्शन तो आ रहा है, लोगों को लग रहा है कि जो इदारे हैं वो इदारे उनको जस्टिस देने के लिए तैयार नहीं है, वहां एक नेक्सस बन गया है जो जिसकी वजह से सब चीजें चल रही हैं। इसीलिए अगर आप पाकिस्तान में निकल के बाहर इदारों के बारे में लोगों से पूछे ना तो लोग कहते हैं हमें इदारों पे कोई ट्रस्ट नहीं है। मैं ये समझता हूं कि ये एक लोगों का रिएक्शन आएगा। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से आप हैव और हैव नॉट पैदा कर रहे हैं, या तो एक बंदे के पास बहुत कुछ है और दूसरे बंदे के पास कुछ नहीं है, ये जो पॉलिटिक्स इस वक्त हम कर रहे हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के साथ जो इस्तेसाल कर रहे हैं, जो गरीब आदमी के साथ हम इस्तेसाल कर रहे हैं, उसका एक रिएक्शन तो लोगों के अंदर आएगा। लेकिन अब आप मसला क्या है? मसला ये, आपने एक सवाल पूछा था कि जी हम मातम करते रहेंगे। हम इसलिए मातम कर रहे हैं कि हमें सिर्फ हुक्मरानों से मसला नहीं है, हमें मसला यह है कि जो इदारे हैं जिन्होंने हमें प्रोटेक्ट करना था, जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जिन्होंने हमें जस्टिस देना था, उनके साथ हुक्मरानों का गठजोड़ है। मैं ये कहता हूं कि जब तक आप नेक्सस नहीं तोड़ेंगे आपका मसला हल नहीं होगा। मेरे साहब लास्ट कमेंट आपसे, एक तवील अरसे से आप रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, दुनिया टीवी से आप मुंसलिक हैं आजकल, ये बताइए कि आपको लगता है, और आप पॉलिटिकल मूवमेंट्स को भी देखते रहे हैं, ये बताइए कि आपको लगता है कि लोग जो है वो अब तंग आमद बजंग आमद हो सकता है? साहब जरूर लोग रिएक्ट करेंगे। किस तरह रिएक्ट करेंगे कि उनकी जो जिंदगियां हैं वो मुश्किल हुई हैं। मैं आपको एक फिगर बताना चाह रहा हूं, वो ये कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जून जो बजट जब अनाउंस हुआ तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में फीकस आमदनी $1552.7 फीकस है। ठीक है, जल्दी बताइएगा। अब ये है कि आज का डॉलर का रेट है 108 रुपए 80 पैसे। आप इंटरनेशनली आप देखें तो ये जो थैंक यू वेरी मच, मैं आपकी बात को आगे यही मुझे रोकना पड़ेगा, 4 पजामा हो गई है लोगों की आमदनी कम हो रही है। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए चैनल 24, इजाजत दीजिए, वक्त खत्म हुआ, अल्लाह हाफिज।